नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स और इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो अब मीटिंग खत्म हो चुकी है। और इस मीटिंग में बैठक में क्या कुछ हुआ, इस तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक अख्तरुल मान जी हैं। सर, क्या कुछ हुआ मीटिंग के अंदर, क्या बातें हुई? मीटिंग में कोई नई बात नहीं हुई है, जो अखबारों में आपने पढ़ा है। और कल जो सरकारी तौर पर जो जारी की गई है रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट पर बात हुई। अलबत्ता चूंकि सर्वदलीय फैसला हुआ था, सब दल की तरफ से अपने विचार व्यक्त किए गए और उसमें सब लोगों ने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए अगला कदम उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद यकीन दिलाया है कि हम आने वाले दिनों में सदन में इसको पेश करेंगे और पदाधिकारियों को उसने निर्देश दिया है कि इस गणना का जो है वो शैक्षणिक और आर्थिक विश्लेषण हो जाए, ताकि लोक कल्याणकारी प्रोग्राम बनाने पर आसानी हो। लेकिन MIM ने सवाल भी उठ रहे हैं। वो सवाल हमेशा उठते रहेंगे। बिहार में कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें नकल नवीसी का इल्जाम नहीं लगता या होता है, और बिहार में कोई भी अगर क्या केंद्र के तरफ से भी जो जनगणना होती है उसमें भी 100% की बात तो कोई नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला ही कर सकता है। इंसान से जो भी काम होगा उसमें त्रुटि की संभावना होती है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन जहां तक देखा जाता है, जो आम दिनों में जो आंकड़े आए हैं मिलते जुलते आंकड़े हैं, इसमें कोई ज्यादा वो करने की बात नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रही है आंकड़ा जो है काफी ऑथेंटिक है, काफी प्रमाणिक है। ऐसे सरकार के जुमले ऐसे ही होते हैं। वो जो काम करते हैं उसमें अगर त्रुटि भी हो तो उसको सही साबित करने की बात करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पूरे जो डाटा जो है ऑथेंटिक है? मैं ये मानता हूँ, इंसानी काम है, इंसानी काम में थोड़ी त्रुटि होगी, ऊपर वाला जो काम करेगा उसमें त्रुटि नहीं होगी। अच्छा, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम आंका गया है। जैसे उसमें अगर ले लिया जाए कायस्थों की बात कर ली जाए तो वो 1991 से लेकर 1931 से लेकर जो है 2021 के 22-23 की जो जनगणना हो उसमें आंकड़े घटे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? अब इसको मैंने सही तौर पर नहीं देखा है, अगर मैं देखूंगा तो उस पर बात करूंगा। अच्छा, मुस्लिम्स की आबादी जो है वो 5% बढ़ी है। आरक्षण की डिमांड आपकी अब कैसी होगी? किसने कहा? कौन धोखा आबाद आपको 5% आबादी बढ़ी? 2014 में 2011 के सेंसस में 16.5% थी, 17.8% हुई है। कहाँ से 5% बढ़ गई? ये धोखे में डाल रहे हैं लोग, दिन भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आप लोग कर रहे हैं भाई। नेशनल जो रेट है वो 14.5% था, जो स्टेट था माइनॉरिटी का वो 16.5% था 2011 के सेंसस में। तो जितना सबका बढ़ा है उतना बढ़ा है। और आबादी बढ़ने में क्या एक मूल वजह है? गरीबी और निरक्षरता। आप देखेंगे SC की आबादी बढ़ी है, ST की आबादी बढ़ी है, एज ए होल OBC की आबादी बढ़ी है। जो गरीब होगा उनके बच्चे ज्यादा होंगे, जो निरक्षर होगा उनके बच्चे ज्यादा होंगे। तो ये तो गोया उनके निरक्षर होने का सर्टिफिकेट है, उनके गरीब होने का सर्टिफिकेट है। इसमें घबराने की क्या बात है? अच्छा, ऐसे में आरक्षण का पैमाना या मानदंड क्या तय होना चाहिए? मानदंड ये तय होना चाहिए कि सामाजिक स्तर बहुत सारे लोगों की जाति से तय है। सामाजिक स्तर आज भी जो लोग OBC में है वाकई उनका सामाजिक स्तर गिरा हुआ है, शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ है। इसलिए OBC के लिए जो रिजर्वेशन है, आज उनकी आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए। ST की आबादी बढ़ी है, उनके रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए और सबको समान हिस्सा मिले। और चूंकि माइनॉरिटीज के लोगों को अक्सर अनदेखी की गई है, इसलिए माइनॉरिटी की तरफ से हमने कहा है कि चाहे सुरजापुरी मामला हो, चाहे सिरसाबादी की आबादी हो, चाहे अंसारी बिरादरान हो, इनका मामला है कि इनकी आबादी के मुताबिक उनको हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी जो कुछ केरल में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, हमारा कंपार्टमेंट अलग से तय कर दिया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि ऐसे में जब हम दो हमारे दो का एक नारा चला और उसके तहत जो है एक बड़े समाज ने, एक बड़े तबके ने ये हम दो हमारे दो का फॉर्मूला अपनाया और अपनी आबादी को नियंत्रित की। ऐसे में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसने इन सारे फॉर्मूले को नहीं अपनाया। तो क्या ऐसे में जब उसे जाति के जनसंख्या के आधार पर जब उसका रिजर्वेशन तय होगा तो वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा? नहीं, ये सुखी संपन्न लोग हैं। जो लोग इस तरह की लाइफ गुजारते हैं वो सुखी संपन्न चाहते हैं कि AC में रहे, ठंडे में रहे। आम जनों से उनको कोई सरोकार भी नहीं था, लोग उसे मिलते भी नहीं है, वो एक अलग प्राणी है। जहां तक आबादी है, धोखे में है लोग। आबादी बड़ा मसला है। आज से 50 साल पहले आबादी कम थी, भूखे मरते थे लोग, लेकिन एक गाय 1.5 किलो से ज्यादा दूध नहीं देती थी। आज एक गाय 50 लीटर दूध दे रही है ना। और आप देख लीजिए समाज में जाकर के, आबादी हमारे यहाँ मसला नहीं है। जो धन पशु लोग हैं
आप अमीरी और गरीबी के दरमियान में देखें कितना फर्क होता चला जा रहा है। देश के 10% लोग हैं जिनके पास 90% देश की संपत्ति है। न्याय के साथ तकसीम होना चाहिए दौलत का, धन का, सुविधाओं का। सिर्फ आबादी मसला है, किसने कह दिया आपको? आज देश जवान है इन्हीं गरीबों की वजह से। इनके जो घर बन रहे हैं ना, बड़े बड़े दालानों में रह रहे हैं, ये गरीब नहीं होते तो दालानों पे सो भी नहीं पाते। ये जो सुखी संपन्न लोग हैं समाज के बारे में सोचते भी है क्या है ना? तो मामला ये है कि आबादी कोई मसला देश के सामने में नहीं है। गेहूं गोडाउन में सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, दूध का अपार वो है। मामला ये है कि किसी के पास इतनी जमीन है कि उसको जमीन पूरा देखने की फुर्सत नहीं है, और किसी को पैदा होता है तो धरती उसको जमीन अपना पांव रखने की नहीं है। हाँ। ये जो विषमता है, ये जो असमानता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका खात्मा जरूरी है। बिल्कुल। एक इसी जो इस डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे की बात से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो कि आखिरी में मैं लूंगा आपसे, कि जब बात होती है कि आरक्षण मिले, सभी की समानता तय हो, लेकिन तमाम जाति, वर्ग, धर्म, विशेष तमाम में आर्थिक आधार एक बड़ा पैमाना है जिस पर अभी भी कोई बात नहीं हुई है। जाति आधारित जनगणना तो पेश हो गई, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण अभी पेश नहीं हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में, पटने में बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं है। 2011-12 में देश के लोगों का पैसा खर्चा हुआ, आर्थिक गणना हुआ, और उनको इन लोगों ने पब्लिक नहीं किया। चलिए, यूपी की सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, इसने भी कहा कि इसमें त्रुटि है, आप उस पर नहीं। फिर आप आयुष्मान भारत कार्ड उसी पर जारी कर रहे हैं। आप तो त्रुटि मान रहे हैं तो आपको फ्रेश करना चाहिए था, आपने किया नहीं। इन लोगों की नीयत सही नहीं है। गद्दी में जो लोग बैठे हैं वो लोग कहीं ना कहीं से जो आज भी है, मैं ये कह रहा हूं कि बकरी का खाल ओढ़े है सियार, सामंतों के हाथ में आज भी है देश का पूरा राजपाट। तो सामंत मैं किसी बिरादरी को नहीं कहता हूँ, सामंतवाद एक मिजाज का नाम है। तो अमीर हो गए तो गरीबों की अनदेखी कर रहे हैं। तो ये सामंती लोगों को जगाने के लिए जरूरी है कि अब ये आंकड़े आए हैं, इस पर संघर्ष होगा, तो और देश में एक आंदोलन होगा। आर्थिक आधार पर क्यों नहीं बात हो रही है? आर्थिक आधार अभी तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मैं इसका आर्थिक, चूंकि उसमें आई है किसको कितनी जमीन है, किसको एक एकड़ है, किसको 2 एकड़ है, किसको 5 एकड़ है, किसको कितना पक्का का मकान है, किसको नौकरी है, ये सारा कुछ है डेटा उसमें। एजुकेशन का क्या रेट है वो भी डेटा उसमें है। तो उसका उसने विश्लेषण करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे सदन में, वाकई सरकार ईमानदार है, मैं इसको आधा काम समझता हूँ। एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है ये, है ना? लेकिन जब तक दवा न लिखी जाए तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखेंगे हम लोग सदन में। बिल्कुल। तो देखा आपने कि अख्तरुल रहमान जी थे जो जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात कही और ये कहा कि ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, अभी ये शुरुआती बातें निकल कर आई हैं। आर्थिक आधार पर जो है, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो आनी है, उसे परिष्कृत करके, उसे और सुधार करके जो है सदन में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की राजनीति का रुख क्या होता है। क्या वोट और जनता के बीच आर्थिक आधार पर जाया जाता है, या जनसंख्या के आधार पर बिहार की राजनीति तय होती है? सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।